अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने शहर हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस खातियों और मुजरिमों को मारने के बजाय घर के सामने खड़े मासूम लोगों को मार रही है। असेंबली में तकरीर करते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने हुकूमत से शिकायत की कि हर पुलिस स्टेशन में मामूल की रकम ली जा रही है और उन्होंने कहा कि वो इस मामले में बात करने से डरते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि रात होते ही टास्क फोर्स पुलिस मासूम अफराद को मारते हुए रात भर जाग रही है और दिन में सो रही है और दिन के औकात में ही कत्ल के वाक़यात पेश आ रहे हैं। Before going into that, myself and my learned friend Harish Rao Sahib had spoken about the murders and the government gave a reply. और उसके बाद में कल ही शहर हैदराबाद में 2 कत्ल हुए, 3 कत्ल हुए। तो आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर कहां है? ऐसा दिख रहा है सर कि when I say that task force was formed to keep the criminals under control, keep a watch over the criminal activities, and for the fast, तेजी के साथ क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए टास्क फोर्स की तश्कील दी गई थी। लेकिन अब टास्क फोर्स क्या काम कर रही है? टास्क फोर्स रात होते ही डंडे निकल के मार रही है। एंड सर, I have the figures now with me, which I will say is that कितने कत्ल हुए, कितने लोग मरे हैं रातों में। टास्क फोर्स क्रिमिनल्स को मारने के लिए थी, टास्क फोर्स मासूम सिटीजन्स को मारने के लिए नहीं है। और टास्क फोर्स का काम क्रिमिनल्स को पकड़ना है, लेकिन टास्क फोर्स रात के अंधेरे में जा रही है, मार रही है, जा रही है, मार रही है। रात में पुलिस लोगों को सुलाने में इतना मसरूफ है कि दिन में सो रही है और दिन में कत्ल हो रहे हैं। यही होगा। रात भर इतना थक जा रही बेचारी हमारी पुलिस, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ बोलने में खुद जाग रहे हैं और दिन में खुद सो रहे हैं और कत्ल दिन में हो रहे हैं। आप बताइए साहब, क्या मुझे हक नहीं है अपने घर के बाहर खड़े रहने का? क्या मैं अपने घर वालों की बीमारी पर जाकर दवा नहीं ला सकता? क्या मेरी जरूरत के लिए मैं नहीं जा सकता? क्या मैं IT के एम्प्लॉइज मासूम लोगों को भी मारा जा रहा है और फिर पुलिस पहले फ्रेंडली थी। आई हैव द वीडियोज इन विच दे आर सेइंग नो मोर फ्रेंडली पुलिस। तो क्या जालिम पुलिस है? जुल्म करने वाली है? गांजा आ रहा है खामोश, ड्रग्स आ रहे हैं खामोश, जुआ हो रहा है खामोश, सट्टा चल रहा है खामोश। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में बरखी के पावर प्लांट कायम करने के नाम पर पेशरफ BRS दौरे हुकूमत में भारी लूटमार हुई है। रियासती असेंबली में महकमा बरखी के मुतालबात ज़र पर हुए मुबाहिस के दौरान चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नलगुंडा ज़िले में तामीर होने वाला यादद्री बरखी प्लांट का माहिदा 25,000 करोड़ में हुआ था, लेकिन आज इस प्लांट का तखमीना 40,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि प्लांट के तखमीना में इजाफे से फी मेगावाट 2.5 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि भद्रादरी और यादद्री बरखी प्लांट में हुई मुबैना बदनुमानियों की तहकीकात के लिए महकमे बरखी में एक कमीशन कायम किया गया है। उन्होंने साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब बरखी की खरीदारी और बरखी प्लांट की तामीर में कोई बदनुमानी नहीं हुई है तो ऐसे में BRS कायदीन को अदालत से रुजू होकर बरखी पर तश्कील दिए गए कमीशन की बर्खास्तगी के लिए दरखास्त देने की क्यों जरूरत पड़ी? రాష్ట్ర విభజన జరిగినప్పుడు విభజన నియమావళి ప్రకారం ఆస్తులు అప్పులు జనాభా దామాషా ప్రకారం పంచుకోవడానికి చట్టంలో అవకాశం ఉంది అధ్యక్ష। స్పష్టంగా ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్ ఇవన్నీ రాష్ట్రాలు ఏర్పడినప్పుడు ఒక సమస్యను ఎదుర్కొన్నారు। ఆనాడు దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు చట్టంలో ఉన్న అంశం ఏంటంటే విద్యుత్తు ప్రాజెక్టులో ఏ ప్రాంతంలో విద్యుత్తు ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యం ఉన్నదో అవి ఆ ప్రాంతానికే ఇచ్చేసే విధానం ఉంది చట్టంలో। తద్వారా ఆనాడు మధ్యప్రదేశ్ సీరియస్ పవర్ క్రైసిస్ని ఎదుర్కొన్నది। ఉత్పత్తి చేసేటివేమో కొత్తగా ఏర్పడ్డ రాష్ట్రానికి వెళ్ళిపోయినాయి, వినియోగం మొత్తం మధ్యప్రదేశ్లో ఉండడం వల్ల చాలా తీవ్రమైన విద్యుత్తు సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొన్నది। అదే సందర్భంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కటెపుల పట్టుకొని మొత్తం ఇవన్నీ చెప్పిండు, విడిపోతే తెలంగాణ చీకటి అయిపోతుంది, ఎందుకంటే నియమావళి ఇట్లా ఉన్నది కాబట్టి ఇది అటు పోతుందని। అప్పుడు తక్షణమే తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి పార్లమెంట్ సభ్యులు ఇక్కడనే ఉన్నారు, పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు,
అదేవిధంగా వివేక్ గారు వీళ్ళందరూ కలిసి నిజంగానే ఈ విధానం వల్ల తెలంగాణకు నష్టం జరుగుతుంది. ఈ ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యం అంతా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కువ ఉంది. తెలంగాణలో बीआरएस के रुकन असेंबली जगदीश रेड्डी ने मौजूदा हुकूमत पर हेल्पलाइन का गलत इस्तेमाल करने और सहाफ़ियों को निशाना बनाने पर तनकीद की। उन्होंने दावा किया कि हेल्पलाइन जिनका मकसद मदद फराहम करना था, अब मदद तलब करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। जगदीश रेड्डी ने कहा कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमने मदद के लिए जो हेल्पलाइन कायम की हैं उनका इस्तेमाल लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम अब ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत किस तरह सिर्फ मदद के लिए हेल्पलाइन पर कॉल करने पर मुकदमा दर्ज करने और लोगों को जेल भेजने में बदनाम हो गई है। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई सहाफ़ी ऑनलाइन कुछ पोस्ट करता है तो इस मसले को हल करने के बजाय लाइनमैनों को उनके घर भेज दिया जाता है ताकि वो पोस्ट हटा दें या उनकी बिजली बंद कर दें। హెల్ప్ లైన్ అంటే మాకు సహాయం అవుతుంది అని అనుకొని హెల్ప్ లైన్లకు ఫోన్ చేస్తారు ప్రజలు. మేము పెట్టింది కూడా ఆనాడు ఆ ఉద్దేశంతో పెట్టినాం. విద్యుత్ ఎక్కడైనా పోతే 10 నిమిషాలు రాకపోతే నాకే ఫోన్ వచ్చేది అధ్యక్ష. నేను ఫోన్ రిసీవ్ చేసుకున్నా. ఆదిలాబాద్ నుంచి ఎల్బీ నగర్ నుంచి డైరెక్ట్ నాకు కూడా వచ్చేది. వచ్చే సందర్భంలో నేను అడిగేది వాళ్ళను, అరే మీ దగ్గర ఏఈ లేడా టీఈ లేడా, ఎందుకంటే నాకెందుకు చేస్తున్నాడు డైరెక్ట్గా నా నెంబర్ ఎక్కడిది అని. సార్ ఆన్లైన్లో చూసినాం మీకే చేస్తున్నాం, హెల్ప్ లభిస్తుంది, సహాయం లభిస్తుంది అని. కానీ దురదృష్టవశాత్తు వల్ల ఆ హెల్ప్ లైన్ వాళ్ళ మీద కేసు పెట్టడానికే ఉపయోగపడుతుందని మేము అనుకోలేదు అధ్యక్ష. ఇంత దుర్మార్గం ఇది. హెల్ప్ లైన్ కొరకు హెల్ప్ చేయమని ఫోన్ చేస్తే కేసులు పెట్టి జైలు పంపించే గొప్ప ప్రభుత్వం వచ్చిందని ప్రజలు మాట్లాడుకుంటున్నారు అధ్యక్ష. అవతల జర్నలిస్టుల మీద కూడా చివరికి సబ్జెక్టే అధ్యక్ష, ఇది సబ్జెక్టే, నేనే డిబేట్ కావట్లే. సబ్జెక్ట్, దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ సబ్జెక్ట్, ఐఎమ్ నాట్ డిబేటింగ్ అధ్యక్ష. ఎవరు చివరికి సునీత కృష్ణన్ పద్మశ్రీ అవార్డీ, మిగతా పక్కన పెడదాం. సునీత కృష్ణన్ గారు రిపీటెడ్ కంప్లైంట్స్ టు TG SPDCL ఫర్ ద లాస్ట్ మోర్ దెన్ 2 hours రిగార్డింగ్ పవర్ కట్, స్టాండర్డ్ రెస్పాన్స్, నో రిలీఫ్ yet. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇన్కన్వీనియంట్. ది पैथी ऑफ दी रियासती असम्बली में वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और बीआरएस के रुकन असेंबली जगदीश रेड्डी के दरमियान सख्त अल्फाज का तबादला हुआ। मुत्तहिदा ज़िले नलगुंडा से नुमाइंदगी करने वाले इन दोनों कायदीन ने एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। एक मौके पर वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने जगदीश रेड्डी को कत्ल और दीगर जराइम की वारदातों में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया, जिस पर जवाब देते हुए बीआरएस रुकन असेंबली जगदीश रेड्डी ने चैलेंज किया कि अगर वजीर मौसूफ उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात को साबित करते हैं तो ऐसी सूरत में वो ऐवान में अपनी नाक रगड़कर असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा पेश करेंगे। साथ ही उन्होंने वजीर मौसूफ से मुतालबा किया कि वो साबित ना करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हमरा अपना भी इस्तीफा पेश करेंगे। असेंबली में बरखी की सूरत हाल पर हुए मबाहिस के दौरान इन दोनों कायदीन के दरमियान तल्ख कलामी के वाक़यात पेश आए। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि नलगुंडा में जगदीश रेड्डी मुजरिमाना रिकॉर्ड रखते हैं, वो एक कत्ल के मुकदमे में मुलविस थे। इस मामले में वो 16 साल तक अदालत के चक्कर काट चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो इस बात को साबित करने में नाकाम होते हैं तो वो वजारत के ओहदे से अपना इस्तीफा पेश कर देंगे, जिस पर जगदीश रेड्डी ने कहा कि उनके खिलाफ आयद इल्ज़ामात को बेबुनियाद होने का वो सबूत पेश करेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ दर्ज 3 मुकदमात में अदालत ने उन्हें बेकसूर करार दिया। इसके बावजूद अगर उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज हैं तो वो असेंबली की रुकनीत से अपना इस्तीफा पेश करेंगे। అధ్యక్ష ఇప్పుడు వారు మాట్లాడేదానికి ప్రత్యక్షానికి నేను మాట్లాడతా. ఈ సమయాన్ని నా జనరల్ సమయం తీసేయండి. ఇక ఆయన ఉక్రోషం ఏందో నా ఉక్రోషం ఏందో ప్రజలు చూసారు వాళ్ళ రాష్ట్రంలో. ఎందుకు అంతగానో ఆవేశపడ్డాడో, ఎందుకు మళ్ళీ జైలు జీవితం గుర్తు చేసుకుంటున్నాడో. చెర్లపల్లి జైలు జీవితం వారికి అనుభవం కాబట్టి మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుంటున్నట్టున్నాడు పాపం. మళ్ళీ ఎట్లా గాడికే వస్తా అనుకుంటున్నాడేమో, మళ్ళీ అక్కడికే వస్తా అనుకుంటున్నా గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు. అధ్యక్ష మా జ్ఞాపకాలు మాకుంటాయి, వారి జ్ఞాపకాలు వాకుంటాయి. నాకు కూడా చెంచల్ కూడా జైలు గుర్తుంది అధ్యక్ష. నాకు కూడా మీరాగురిగా నేను చెప్తా కానీ వాళ్ళందరికీ నాకు కూడా చెంచల్ కూడా గుర్తుంది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే తెలంగాణ ఉద్యమం కొరకు జైలు పోయిన అనుభవాలు ఆయనకు చెర్లపల్లె గుర్తుంటుంది అధ్యక్ష. జగన్మోహన్ రెడ్డి అని మాజీ సమితి ప్రెసిడెంట్ హత్య కేసులో A2 అధ్యక్ష, అలాగే A2 అధ్యక్ష ఆ మర్డర్ కేసులో ఇంకో భుక్షమనే వ్యక్తి హత్య కేసులో
ఈయన వీళ్ళ నాయన A6 A7 ఆ తర్వాత రామిరెడ్డి హత్య కేసులో A3గా ఉండి रियासत में कांग्रेस इख्तिदार में आकर 7 माह का अरसा गुजर चुका है और चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर चंद्रशेखर राव की जगह रेवंत रेड्डी फायज हो गए हैं। इसके बावजूद कांग्रेस के एक रुकने असेंबली की नज़र में आज भी केसीआर ही रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं। बताया जाता है कि असेंबली में रियासत में बरखी की सूरत हाल पर एक मुबाहिसा हुआ। इस दौरान मुत्तहिदा जिले नलगुंडा से नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के सीनियर रुकने असेंबली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि नलगुंडा जिले के दामरचरला में मिरियालगुड़ा के पास साबिका हुकूमत ने बरखी प्लांट तामीर करने का क्यों फैसला किया था। आज तक चीफ मिनिस्टर ने इस बात की वजाहत नहीं की। बताया गया कि कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने केसीआर को साबिक चीफ मिनिस्टर के तौर पर मुखातिब करने के बजाय उन्होंने चीफ मिनिस्टर कह दिया। रुकने असेंबली की इस गलती की कांग्रेस के साथी अरकान ने निशानदेही की, जिस पर उन्होंने अपनी गलती को दुरुस्त करते हुए स्पीकर से रिकॉर्ड से उसे हदफ करने की दरखास्त की। దామరచర్ల మిర్యాలగూడ దగ్గర ఆనాడు ప్రభుత్వం పవర్ ప్లాంట్ ఎందుకు పెట్టింది, అక్కడ పెట్టాలని నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకున్నది, ఇప్పటివరకు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు వివరణ ఇవ్వలేదు। कांग्रेस रुकने असेंबली कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने माफ कीजिएगा रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने चंद्रशेखर राव को अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाकर बीआरएस के किसी दूसरे कायद को अपोजिशन लीडर बनाने की तजवीज़ पेश की। रियासती असेंबली में मुख्तलिफ महकमों के मुतालबात ज़र पर हुए मबाहिस में हिस्सा लेते हुए कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि असेंबली इजलास में कायदे अपोजिशन केसीआर को शिरकत करते हुए बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव की गैर हाजिरी पर सवाल करने पर बीआरएस कायदीन का कहना है कि हुकूमत को जवाब देने के लिए केसीआर की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है। बीआरएस के दीगर कायदीन भी हुकूमत को जवाब दे सकते हैं। कांग्रेस रुकने असेंबली ने कहा कि ऐवान में हाजिर न होने वाले कायद को अपोजिशन लीडर का ओहदा क्यों दिया जाना चाहिए। उन्होंने बीआरएस के अरकान को मशवरा दिया कि वो इस ओहदे पर किसी दूसरे कायद का तकर्रुर कर ले। कोमटिरेड्डी के इस रिमार्क पर अपोजिशन बीआरएस के अरकान ने शदीद एतराज़ किया और उसे अपना दाखिली मामला करार दिया। बीआरएस के रुकने असेंबली विवेकानंद गौड़ ने कहा कि नई हुकूमत के हनीमून का पीरियड खत्म हो गया है, अब हुकूमत को शहर की तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। असेंबली में महकमा बल्दी नज़्म व नस्क के मुतालबात ज़र पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने शहरी इलाकों बिलखुसूस ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए बजट में जो रकम मख्तस की है वो नाकाफ़ी है। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी अभी भी नींद में है। साबिक में शहर की कॉलोनियाँ बारिश के पानी से मुतासिर हो रही थी, अब भी 17 इलाके खतरे के जोन में हैं और हुकूमत इस मामले में तसाहुली बरतती है तो नालों का पानी मकानात में दाखिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बीआरएस दौरे हुकूमत में शराब के टेंडर्स में गौर तबके के लिए 15% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाते थे और कांग्रेस अब तबके की तरक्की के मामले में संजीदा है तो तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा करते हुए उसे 30% कर दिया जाए। నేను ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకురావాలని చెప్పేసి సందర్భంగా నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అధ్యక్ష ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఒక ఉదాహరణ తీసుకోవాలంటే అధ్యక్ష మూసీ గురించి పదే ముఖ్యమంత్రి గారు తన ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ గా చాలా సందర్భాల్లో చెప్పినటువంటి విషయాన్ని నేను సభ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను అధ్యక్ష। సంతోషపడ్డాం, గతంలో కూడా మూసీ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ పెట్టి దానికి సర్వేలు డిపిఆర్ ఇవన్నీ కూడా రెడీ చేసుకుని మరి ఒక దిశగా పైన గతంలో ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేసింది అధ్యక్ష। కానీ ఈసారి ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు తక్షణం గతంలో పెండింగ్ పడ్డది దానిని ప్రెస్టేజ్ తీసుకుంటా ఉన్నాను, డెఫినెట్ గా మరి ఎంత ఖర్చైనా సరే దీన్ని చేపట్టి పూర్తి చేస్తామని చెప్పినప్పుడు మరి మేము కూడా మరి బడ్జెట్ లో దాని గురించి చూసినప్పుడు అధ్యక్ష మరి 1.5 కోట్ల ప్రాజెక్ట్ కి కేవలం కేటాయించింది ఏంటంటే అధ్యక్ష 1,500 కోట్ల అధ్యక్ష, అంటే నాట్ ఈవెన్ 10%। అధ్యక్ష మనం ఒకవేళ 15,000 కోట్ల రూపాయలు ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ बीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ तहरीक मराज शिकनी के तहत शिकायत करने का ऐलान किया। मीडिया के साथ बातचीत करते हुए हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असेंबली के 3 इजलासों में ऐवान को गुमराह करने की कोशिश की है। उन्होंने तनकीद की कि हुकूमत अपनी दिफा के लिए बेबुनियाद तहरीरें ऐवान में पेश करते हुए अरकान को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मेडीगड्डा बैरेज की तामीर के मामले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐवान को गुमराह किया था। उन्होंने माहिरीन की एक रिपोर्ट का कुछ हिस्सा ऐवान में पढ़ते हुए मेडीगड्डा को गैर ज़रूरी तामीर करने का इल्ज़ाम आयद किया। इसी तरह हफ्ते को बरकी मीटर्स लगाने के मामले में भी चीफ मिनिस्टर ने पेशरफ बीआरएस हुकूमत के खिलाफ गलत इल्ज़ाम आयद किए, जिसकी वजह से
बीआरएस पार्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक मराज शिकनी की शिकायत करने का मंसूबा रखती है क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने ऐवान को गुमराह किया। रियासती असेंबली में जहां हुक्मरान कांग्रेस और अपोजिशन बीआरएस के कायदीन के दरमियान इल्जामात, जवाबी इल्जामात और तनकीदों का सिलसिला जारी है। इस दौरान अहाते असेंबली में पीर को एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया, जहां कांग्रेस के चंद कारकुनों ने बीआरएस के रुकन असेंबली केटी रामाराव से मुलाकात करते हुए उनके साथ तस्वीर कुशी की। अहाते असेंबली में पेश आने वाले इस वाक़े पर न सिर्फ मीडिया के नुमाइंदों ने हैरत का इजहार किया, बल्कि असेंबली में मौजूद कांग्रेस के बाज़ अरकान भी हैरान हो गए। फौरी तौर पर उन कारकुनों की शिनाख्त ना हो सकी, ताहम बताया जाता है कि कांग्रेस का खंडवा पहने 5 या 6 कारकुनों ने आज असेंबली में किसी काम से दाखिल हुए थे। इस दौरान उनकी नज़र बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव पर पड़ी और ये तमाम दौड़ते हुए उनसे मुलाकात की और उनसे मुसाफा भी किया। बादशाह कांग्रेस के उन कारकुनों ने केटीआर के साथ तस्वीर ली। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें बाज़ अफराद इस बात का तबसरा कर रहे हैं कि तस्वीर की जगह कोई सियासत नहीं है। तेलंगाना के इंचार्ज गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुलाकात की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के इंचार्ज गवर्नर राधाकृष्णन से राजभवन में यह खैर सुगाली मुलाकात की। वज़ीर आला सुबह राजभवन पहुंचे और गवर्नर को तहनीत पेश की। हाल ही में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के दफ्तर ने गवर्नर्स को तब्दील करने के अहकाम जारी किए हैं। राधाकृष्णन जो रियासत तेलंगाना के इंचार्ज गवर्नर थे, उन्हें महाराष्ट्र का गवर्नर मुकर्रर किया गया। बताया जाता है कि उन्होंने बतौर गवर्नर रियासत की हुक्मरानी में ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। आइंदा 10 साल में वज़ीर आला का माफ़ कीजिएगा आइंदा 10 साल में मैं तेलंगाना का वज़ीर आला बनूंगा, ये दावा कांग्रेस के सीनियर लीडर जग्गा रेड्डी का है। उन्होंने ये दिलचस्प रिमार्क एक तकरीब से खिताब के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि अगले 10 साल में वो वज़ीर आला बनेंगे और उसके 10 साल तक वो वज़ीर आला बने रहेंगे। रियासत के नए सदर कांग्रेस के नाम को हतमी शक्ल देने के सिलसिले में वज़ीर आला तेलंगाना और रियासती कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी और दीगर लीडरों की मसाई के दौरान जग्गा रेड्डी के तबसरों ने सियासी अहमियत इख्तियार कर ली है। जग्गा रेड्डी ने कहा कि वो अपने सियासी मुस्तकबिल के बारे में कांग्रेस कायदीन सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जानिब से लिए गए फैसलों की पाबंदी करेंगे। ఎమ్మెల్యే ఉన్నా లేకున్నా ఇంకా 10 ఏళ్లలో బరాబరి రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి 10 ఏళ్లలో ఎమ్మెల్యే ఉన్నా లేకున్నా ఈ రాష్ట్రానికి ఇంకా 10 ఏళ్లలో ముఖ్యమంత్రి అయితేలా సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వంలో हुकूमत की वेबसाइट्स की डिजिटल तब्दीलियों में फौरी मुदाखलत करने केटी रामाराव की ख्वाहिश। तेलंगाना के साबिक वज़ीर केटी रामाराव ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से रियासती हुकूमत की वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स में जारी डिजिटल तब्दीलियों में फौरी मुदाखलत करने की ख्वाहिश की। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि चंद्रशेखर राव दौरे हुकूमत की अहम मालूमात और तफसीलात को हदफ कर दिया गया। उन्होंने कहा कि केसीआर के दौर में हुकूमत की मालूमात और तफसीलात को रियासत के अवाम की मिल्कियत और तेलंगाना की तारीख का एक हिस्से के तौर पर महफूज रखा जाए। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल मालूमात को आने वाली नस्लों के लिए महफूज किया जाना चाहिए और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात किए जाने चाहिए। अगर मुनासिब कार्रवाई ना की गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर में हैदराबाद मेट्रो रेल खिदमात अब रोज़ाना सुबह 5:30 बजे से शुरू होंगी। मेट्रो से सफ़र करने वाले मुसाफिरों की तादाद में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। सर्विसेज के औकात में तोसी के अवामी मुतालबे के जवाब में मेट्रो हुक्काम ने पहले ही ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया। ख़ास तौर पर पीर से जुमे तक IT मुलाजिमीन की एक काबिल ज़िक्र तादाद अपने सफ़र के लिए मेट्रो ट्रेनों पर इन्हिसार करती है। आजमाइशी तौर पर मेट्रो खिदमात जुमे की सुबह 5:30 बजे से शुरू की गई थी और मुसाफिरों के मुस्बित रद्द-ए-अमल के पेश नज़र इसे रोज़ाना का शेड्यूल बनाने का फैसला किया गया। मेट्रो हुक्काम ने बताया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए टाइम टेबल पर नज़रसानी कर रहे हैं कि मेट्रो ट्रेनें शहर के रिहायशियों के लिए ज़्यादा घंटे दस्तियाब रहें।
एडजस्टमेंट मुसाफिरों की मांग की बुनियाद पर की जाएगी। इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए हैं कि तीनों राहदारियों के टर्मिनल स्टेशन से सुबह 5:30 बजे से मेट्रो ट्रेनें दस्तयाब हों। 1400 करोड़ रुपए के एक स्कैम में मुख्तलिफ अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हैदराबाद पुलिस ने कहा कि तेलंगाना के साबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के साथ 4 दीगर मुलजिमीन के खिलाफ कई कंपनियों के जरिए 1400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जीएसटी की चोरी से मुतालिक स्कैम में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि साबिक चीफ सेक्रेटरी ने मुबैना तौर पर आईआईटी हैदराबाद की जानिब से टैक्स डिपार्टमेंट के डिज़ाइन करदा जांच के तरीक़ेकार में तब्दीली के अहकाम जारी करते हुए बाज़ कंपनियों की हिमायत की, जिससे बेकायदगियों का पता नहीं चल सका। सोमेश कुमार का नाम एफआईआर में कमर्शियल टैक्सेस के एडिशनल कमिश्नर एसवी काशी विश्वा राव, डिप्टी कमिश्नर शिवराम प्रसाद, आईआईटी हैदराबाद के असिस्टेंट प्रोफेसर शोभन बाबू के साथ दर्ज किया गया। सीसीएस ने यह बात बताई। कमिश्नर टैक्सेस के जॉइंट कमिश्नर रवि कनूरू की तरफ से जीएसटी की हजारों करोड़ की चोरी के बारे में दर्ज शिकायत की बुनियाद पर सीसीएस ने सोमेश कुमार को मुलजिम नंबर 5 बनाया। स्कैम में मुलविस अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर के मुताबिक कमर्शियल टैक्स ऑफिस की जानिब से की गई इब्तदाई तहकीकात में सिर्फ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन से जीएसटी में 1000 करोड़ रुपए के नुकसान का इंकशाफ हुआ और 400 करोड़ रुपए 11 दीगर कंपनियों के जरिए चोरी किए गए। तकरीबन 75 कंपनियां बेज़ाब्तगियों में कसूरवार पाई गईं। स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड के फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान इस स्कैम का पर्दाफाश हुआ। शदीद बारिश की वजह से सैलाबी पानी श्रीशैलम आबी ज़खायर में जमा हो रहा है। जैसे ही सैलाब का बहाव बालाई कैचमेंट इलाकों से श्रीशैलम आबी ज़खायर तक बढ़ गया, हुक्काम ने तीनों दरवाज़ों को 10 फीट बुलंद किया और पानी को नीचे की तरफ छोड़ दिया। श्रीशैलम में पानी की मुकम्मल सतह 885 फीट है, जबकि मौजूदा पानी की सतह 878 फीट है। श्रीशैलम में पानी ज़ख़ीरा करने की मुकम्मल गुंजाइश 215.8 टीएमसी है। इस वक्त पानी का ज़ख़ीरा 169.89 टीएमसी दर्ज किया गया है। कर्नूल के चीफ इंजीनियर कबीर बादशाह ने 3 गेट बुलंद किए क्योंकि सैलाब का बहाव बहुत ज़्यादा था। रचाकुंडा के पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने विजिबल पुलिसिंग को तरजीह देने और आवाम के लिए फौरी इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए साइकिल पेट्रोलिंग शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने अमले को ब्लू कॉल्स के साथ साइकिल पेट्रोलिंग और गश्ती कारों को थाने की हदूद में शामिल करने की हिदायत दी। हर थाने को 3 से 5 साइकिलें मख्तस की गई हैं और अमले ने पीर से साइकिल पर गश्त करना भी शुरू कर दिया है। मकामी पुलिस स्टेशन के अमले को हिदायत जारी की गई कि वह हर सुबह और शाम को अपने अपने इलाकों में साइकिल पर पेट्रोलिंग करें ताकि पुलिसिंग को बेहतर बनाया जा सके। इस इक़दाम का मकसद पुलिस खिदमात को आवाम के करीब लाना और पेट्रोलिंग की कोशिशों को तेज़ करना है। कमिश्नर सुधीर बाबू ने फील्ड ड्यूटी में ख़वातीन अमले के बढ़ते हुए किरदार पर जोर दिया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उन्होंने ब्लू कोल्स और पेट्रोलिंग कार्स और पेट्रोलिंग साइकिल्स के फ़राइज़ में उनकी पुरजोश शिरकत की तारीफ़ की। गांधी भवन पटेल नगर के इलाके में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से कचरा फेंकने गए 2 मासूम बच्चे 15 साला रहमान और 10 साला जाहिद इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर के पास खुले वायर रहने की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगने से जल गए। शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मकामी लोगों ने इन दोनों को फ़ौरन उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मकामी लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से अपील की है कि ट्रांसफार्मर्स के पास बैरिकेड लगाना ज़रूरी है। आज गांधी भवन पटेल नगर में बहुत बड़ा हादसा हो गया। दोनों बच्चे छोटे बच्चे कम सीन उम्र के हैं और बच्चे सो मोहम्मद अब्दुल रहमान है, मोहम्मद जाहिद बुल के बच्चे, दोनों भी छोटे बच्चे नासमझ बच्चे और ऐसा कचरा फेंकने आए थे बच्चे। इलेक्ट्रिक से करंट तो ओपन है, यहाँ पर वायरा भी है, सो कचरा फेंकते एक को बचाने है कि एक ने पकड़ लिया, दोनों को दबा के शॉट मारा। एक बच्चा है सो एडमिट है, एक बच्चा है सो डिस्चार्ज करे हुए है, वो भी बच्चा दोनों भी क्रिटिकल अच्छा शॉट लगे। सो करंट की लापरवाही से भी है सो शॉट यहाँ पर बैरिकेडिंग डालना पड़ता है, यहाँ पर भी डालना, आगे तेलंगाना वेरोज है वहाँ पर भी डालना। ये करंट की लापरवाही से ऐसा हो रहा है और भी ये बच्चों का हादसा होगा और भी छोटे छोटे बच्चे, ये सलम एरिया है स्टेट का। और ये इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट से हम बोलना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर बैरिकेडिंग डाली है, यहाँ पर डाली है, तेलंगाना वेरोज ने भी डाल दिया, सब जो वहाँ पर भी ओपन है यहाँ पर भी ओपन है। अल्लाह का शुक्र है दोनों बच्चे बच गए,
बस यही बोलना चाहता हूँ। गुजारिश है आप लोगों की, ये तो बारिश के दिन अभी चल रहे हैं और कचरे का है मसला, यहाँ पर भाई खुला रहने से ऐसा हादसा होगा। फिर अब ऐसे कि आइंदा पर दूसरों से साथ नहीं होना चाहिए। बच्चे और भी छोटे बच्चे मासूम बच्चे हैं, हम वही डिपार्टमेंट से वही चाह रहे, करंट डिपार्टमेंट से जल्द से बैरिकेडिंग का काम कराए। या गांधीवन पटेल नगर एरिया से बात कर रहे हैं। शुक्रिया साहब। ऐसा होगा वो शॉट मार साहब, करंट का शॉट है साहब, करंट का शॉट है, करंट का शॉट लगा। हाँ पुराने शहर में पीर के रोज़ बोनालू जुलूस निकाला गया। हाथियों के जुलूस को माफ़ कीजिएगा, ये जुलूस रोपोती हाथी पर निकाला गया, जो कर्नाटका से अक्कन्ना मादन्ना टेम्पल हरिबौली के घातम को लेकर चला। इस हाथी के जुलूस को हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी के अलावा हैदराबाद पुलिस के दीगर पुलिस ओहदेदारों ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जुलूस में हज़ारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश के वजीर डी बालावीर अंजया स्वामी पर एक हाथी ने माफ़ कीजिएगा, एक बैल ने हमला कर दिया। वजीर एक तकरीब में गए हुए थे, उस मौके पर डीजे बज रहा था। उस डीजे की आवाज़ से बैल बिदक गया और उसने अपनी सींग से वजीर को धक्का दे दिया। सिक्योरिटी एहलकारों और दीगर कायदीन ने फौरी उस बैल को रोककर रियासती वजीर को खतरे से बचा लिया। वो मामूली जख्मी हुए। घोड़े से गिरने वाले नौजवान की मौत हो गई। घोड़सवारी के दौरान घोड़े से गिरने के नतीजे में जख्मी नौजवान की मौत हो गई। वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले कर्नूल के मिदिखेरी मंडल में पेश आया। इस नौजवान की शिनाख्त पृथ्वीराज के तौर पर की गई। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि नौजवान पुरजोश अंदाज में तेज़ी से घोड़ा दौड़ा रहा है कि अचानक वो तवाज़ुन खोकर उस पर से गिर पड़ा। उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। कार की टक्कर से एक बल्दी वर्कर हलाक हो गया और 10 साला लड़का जख्मी हो गया। यह हादसा तेलंगाना के ज़िले मेदक में पेश आया। महलूक 50 साला मासैया सड़क पर काम कर रहा था कि तेज़ रफ्तार कार ने उसको टक्कर दे दी। यह हादसा इतना खतरनाक था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के साथ ही कार चलाने वाला शख्स कार छोड़कर फरार हो गया। इस हादसे की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने मकाम वाक़े का मुआयना किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद बशमूल एक खातून हलाक और दीगर 5 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के बोसली इलाके में उस वक्त पेश आया जब लॉरी ने कार को टक्कर दे दी। कार में सवार अफराद का ताल्लुक कर्नाटका के बीदर से है, जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। जख्मियों को इलाज के लिए जहीराबाद के अस्पताल मुंतकिल किया गया। हैदराबाद में हालत नशा में गाड़ियां चलाते हुए गुज़िश्ता हफ्ते 298 अफराद पकड़े गए। उनमें 70 अफराद को 2 से 8 दिन के लिए जेल भेजा गया। मोटर व्हीकल एक्ट की दफ़ा 185 के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 10,000 रुपये जुर्माना या 6 माह कैद की सज़ा हो सकती है। गुज़िश्ता 15 दिनों में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 2,483 अफराद को शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पाया। गुज़िश्ता 15 दिनों में मुख्तलिफ अदालतों में 1543 चार्जशीट दाखिल की गई। 158 शराब के आदी अफराद को जेल भेजा गया। 12 अफराद का ड्राइविंग लाइसेंस 3 से 6 माह के लिए मनसूख कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में माही गिरोह ने एक बड़ी शार्क मछली पकड़ ली। इस बड़े आबगी जानवर का वजन 1500 किलोग्राम है, जिसको गिला कुंडेटी हार्बर से क्रेन की मदद से लाया गया। चेन्नई से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिरों ने इस मछली की खरीदारी की। इस मछली को मुंतकिल करने की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।